बाबा ये तो है जो कलर चेंज करके फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी फ्रांसीसी बताना है, बता रहे जब बता रहे जैसे बता रहे आज नहीं चालू बात करने वही उपाध्याय सर अरे जो क्या वही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको बताएं कि इसकी जो स्थापना की गई, स्थापना वो लुई 14 के काल में हुआ। इन द पीरियड ऑफ लुई 14, और जो संस्थापक है, संस्थापक वो है लुई का वाणिज्य मंत्री कोलबर्ट। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? इसका दो उद्देश्य था। पहला, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना, और दूसरा जो उद्देश्य था, ये दूसरा उद्देश्य था ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करना। ब्रिटेन को आर्थिक रूप से क्या करना? तो कमजोर करना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है सूरत में और 1764 में हुआ। 1664 में हुआ। यहां से शुरू होता है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। हम ये आपको बताएं कि इसका एक ही उद्देश्य लेकर के आया है कि कैसे ब्रिटेन को के हाथ से भारत को छीन करके अपने आर्थिक सशक्तिकरण को किया जाए। फ्रांस कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो और कैसे ब्रिटेन को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई जाए। ऐसे में फ्रांसीसियों ने जब भारत से व्यापार करना आरंभ किया तो इसका सबसे बड़ा मित्र कौन था पता है? भारत में फ्रांसीसियों का सबसे प्रमुख सहयोगी कौन है? इसका सबसे प्रमुख सहयोगी है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य
और मैसूर में किसका शासन है? हैदर अली का। हैदर अली और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, हैदर अली और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जो है, ये दोनों फ्रांसीसियों के सबसे बड़े सहयोगी थे। मैसूर में फ्रांसीसियों को व्यापार करने के लिए कई प्रकार के व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई। भारत में मैसूर को कई प्रकार के व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई। इधर आप लोग दोनों यहां पे आइए, इस बेंच पे, आप लोग दोनों उस बेंच पे बैठ जाइए, आप लोग दोनों यहां आइए। यहाँ बैठिए, यहाँ पर ये बड़ा बेंच है। बैठिए आगे। हो गया? तो यहाँ पे अब ये बताएं कि जब ये दोनों जो हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के सबसे बड़े सहयोगी थे। फ्रांसीसियों के कह सकते हैं कि फ्रांसीसी और मैसूर राज्य एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है इसका? तो इसका शत्रु है कर्नाटक। इसका जो शत्रु है वो कौन है? कर्नाटक, मैसूर का। कर्नाटक जो है वो शत्रु है। जब मैसूर ने फ्रांसीसियों को व्यापार में सहयोग दिया तो तेजी से फ्रांसीसी जो सो विस्तार करने लगे। इसको प्रॉफिट हुआ, और जब प्रॉफिट हुआ तो मैसूर से यह व्यापारिक सुविधाएं विस्तार करके ये कहां पहुंच गए? बंगाल में। बंगाल में भी दोनों कंपनियों ने अपने अपने कंपनियों को, फैक्ट्री को स्थापना किया, वहां से भी व्यापार करना शुरू किया। जब कम समय में आकर के 1664 में ही आकर के फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया, तो अब अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो कौन है? फ्रांसीसी। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को लेकर के, भारतीय व्यापार पर वर्चस्व को लेकर के फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध होता है। ठीक है? भारतीय व्यापार पर अधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ? तो कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक युद्ध हुआ। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। यह युद्ध लगभग 20 वर्ष तक चला और 3 फेज में चला। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कुल कितना कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो कितना हुआ था? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। यह 1744 से लेकर के 1763 ईस्वी तक लड़ा गया। 1744 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया और 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ। हो गया?
हटा दे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 48 तक, ये 1749 से 55 तक और 1756 से 63 तक। 1756 से 63 तक जो है वो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। हाँ 44 विवाद हुआ कर्नाटक के बाद, कर्नाटक में जो उत्तराधिकारी थे उसको लेकर, ठीक है। पहले तो युद्ध का रूप नहीं लेगा, समझौता का रूप लेगा, बाद में जो युद्ध के रूप में आएगा। तो 1746 से 1748 ईस्वी तक पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। 1749 से 54 तक होगा, ये 55 में संधि होता है। 1754 तक जो है वो दूसरा युद्ध हुआ और 1756 से 63 तक जो है वो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। यहाँ ये देखिएगा कि पहला जो कर्नाटक युद्ध है और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है, इस कर्नाटक युद्ध का कारण जो है वो भारत में नहीं है, ठीक ना। जैसे आपको हम बताए कि ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में दो शक्ति है, अब भारत में भी दो बड़े व्यापारी हैं, और अगर यूरोप में किसी भी प्रकार का विवाद हुआ, ये दोनों अगर लड़े यूरोप में, तो ये भारत में लड़े। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, इसका कारण भारत में नहीं है। पहला जो कर्नाटक युद्ध है उसका कारण है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। यूरोप में एक राज्य है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के राज्य पर उत्तराधिकार को लेकर के जब इसके उत्तराधिकारी दो भागों में बट गए, तो एक का पक्ष लेता है फ्रांस और दूसरे का पक्ष लेता है कौन? तो ब्रिटेन। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर की समस्या को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस में जब युद्ध होता है, तो उसी उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार नहीं है। तो ऐसे में यह युद्ध जो है
यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। ये जो युद्ध है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का क्या है? तो विस्तार है। ऐसे में जब एक संधि होगी एक्स ला शापेल की संधि, तो एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो जाती है, और जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो जाती है तो ये भी युद्ध का अंत हो जाता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, तो कौन सा संधि से हुआ? तो एक्स ला शापेल की संधि से हुआ। जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो जाती है तो अब कर्नाटक का उत्तराधिकार, इसका जो कारण है वो कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध है, और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध के कारण यहां पर एक पक्ष का साथ ब्रिटेन देगा और दूसरे पक्ष का साथ फ्रांस देगा, और कर्नाटक की उत्तराधिकार की समस्या को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1749 से 1754 ईस्वी तक। जब यह युद्ध हुआ तो इस युद्ध का एक और चीज ध्यान रखेंगे, जिस समय यह युद्ध हुआ था उस समय कर्नाटक का नवाब लिख लीजिए मुजफ्फर जंग था। मुजफ्फर जंग कर्नाटक का नवाब था। मुजफ्फर जंग है ना, और दूसरा जो जिसको फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे उसका नाम था चंदा साहिब। फ्रांसीसी चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे। चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। आगे सर नवाब ऑफ कर्नाटक। हो गया। और इस संधि का अंत कैसे हुआ? इस संधि का जो अंत होता है वो मद्रास की संधि से होता है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसने भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को खत्म कर दिया वो कौन सा है? वो है तीसरा कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध का अंत जो होता है वो मद्रास की संधि से होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या बोले? चंदा साहिब का, चंदा साहिब। हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है? तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है, इस तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, 7 years बैटल, सप्त
वर्षीय युद्ध। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, ये सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया। ब्रिटेन की सरकार और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच लड़ा गया 1756 से 63 ईस्वी तक। और जब यह युद्ध लड़ा गया तो उस युद्ध का भी विस्तार है भारत में। कौन सा? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है, यहां यह ध्यान रखिए कि सप्तवर्षीय युद्ध का जो अंत होता है वो हुआ पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से, और पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ और साथ ही साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध का भी अंत हो गया। पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया और तीसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इस युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध का एक पार्ट है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास। क्वेश्चन पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति है उसका नाम है आयर कूट, सर आयर कूट, और अंग्रेजों का जो फ्रांसीसियों का है उसका नाम है काउंट डी लाली। काउंट डी, 2 मिनट इसको हटा दे। 2 मिनट। तीसरा कर्नाटक जो युद्ध है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये तीसरा कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ वांडीवास। ये बैटल ऑफ वांडीवास में अंग्रेजों का सेनापति जो है, अंग्रेजी सेनापति, उसका नाम है सर आयर कूट, और फ्रांसीसी जो है सेनापति उसका नाम है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली। ये युद्ध हुआ कब? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में हुआ था, और इस युद्ध में, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। French army defeated by British army in the Waandivas, Battle of Waandivas. तीसरा जब कर्नाटक युद्ध हुआ, तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद हम आपको बताए कि कौन सा संधि होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस जब होता है तो इस पेरिस में, इस संधि में बहुत सारी शर्तें थी। पहला शर्त क्या था? पहला शर्त यह था कि भारत में फ्रांस सिर्फ व्यापार करेगा। दूसरा, फ्रांसीसी जितने होंगे, फ्रांसीसी जो फैक्ट्री होगी उस फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा। क्या क्या? पेरिस की संधि की शर्तें, पेरिस की संधि की शर्तें, कंडीशंस। पहला है
फ्रांसीसियों को केवल व्यापारिक अधिकार, दूसरा अपनी फैक्ट्री का किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, तीसरा सेना नहीं रख सकते, और चौथा किसी भी भारतीय राज्य से समझौता नहीं कर सकते। समझौता नहीं कर सकते। तो ये सब कंडीशन था। पहला कि वो सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, दूसरा अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन का राइट नहीं होगा, तीसरा मिलिट्री का राइट नहीं होगा, और चौथा किसी भी इंडियन प्रोविंस के साथ वो समझौता नहीं कर सकते, ट्रीटी नहीं कर सकते। तो पेरिस की संधि के बाद भारत में फ्रांसीसी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बच गई। भारत में फ्रांसीसी जो है वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में रह गया। इसकी राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति जो है वो समाप्त कर दिया गया। हो गया? हो गया? Emergence of East India Company in Bengal. हो गया? सब वही हुआ है, हुआ भारत के लिए, लेकिन हुआ है पेरिस। ठीक है? देखिए, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है, इसका आधा भाग हम आप लोगों को बता चुके हैं जब पॉलिटी हम शुरू करते हैं, याद है ना? जी सर। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। जी सर। उसके पहले क्या हुआ बंगाल?
यहां ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक व्यापारिक कंपनी है, मर्चेंट वेंचर है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599 अर्थात 1600 को हुआ। इस समय एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था। एलिजाबेथ फर्स्ट के काल में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो इस कंपनी को आरंभ में भारत के साथ व्यापार करने के लिए पंद्रह वर्षों का एकाधिकार मिला, मोनोपोली प्राप्त हो गया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक इन लोगों को क्या मिला? तो मोनोपोली मिला। हो गया? हम यहां ये बताएं कि जब कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार मिला तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था? जहांगीर। औरंगजेब? जहांगीर सर, जहांगीर। अरे डेट तो देखिए कम से कम बाबर था ना? नहीं, अकबर 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 है। अकबर सर, अकबर। है ना? इस समय मुगल बादशाह कौन है? अकबर। इसीलिए बोलते हैं कभी कभी इजी क्वेश्चन लगता है ना तो उसको अच्छे से पढ़िए। और ये नहीं पूछ रहा क्योंकि थोड़ा सा तो लगेगा कि जहांगीर के काल में तो आया था हॉकिंस, वो तो रटे हुए पूरा लूसेंट में। लेकिन स्थापना जिस समय हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तो उस समय था अकबर, 1605 में मर रहा है ना? यहां ये ध्यान रखिएगा कि एलिजाबेथ के बाद राजा बनता है जॉर्ज, है ना? फर्स्ट। और जब ये राजा बनता है तो इसने अपना एक दूत अकबर के दरबार में भेजा। ठीक है? जॉर्ज फर्स्ट ने एक दूत बना करके अपना दूत अकबर के दरबार में भेजा। दरबार में भेजा और ये जो दूत है उसका नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। ये जो दूत है उसका नाम क्या है? तो कैप्टन हॉकिंस।
यहां यह ध्यान रखिएगा कि कैप्टन जो हॉकिंस है ये कंपनी का भी दूत है और राजा का भी दूत है। ठीक है, ये जो है ये कंपनी का भी दूत है और राजा का भी दूत है। जब ये अकबर के दरबार में गया तो फंस गया, इसको सब लोगों ने घेर लिया। किसने? पुर्तगालियों ने, स्पेनिश ने, अरबियों ने, खास करके अरबियों ने तो पूरा इसको पकड़ करके मारना शुरू किया, खुद जान बचा करके भागा। और वही पूरा का पूरा पिक्चराइजेशन है पायरेट ऑफ कैरेबियन। पायरेट ऑफ कैरेबियन, ठीक है, जैक स्पैरो। पायरेट ऑफ कैरेबियन में जो जैक स्पैरो है ना वही है हॉकिंस। वही है हॉकिंस। तो चोर रहता है सर, हाँ तो शराबी था ये, प्योर चोर रहता है सर, चोर रहता है। आप आपको क्या बोले, एलिजाबेथ क्या की थी? लुटेरों को दी थी संरक्षण, है ना? देखे मूवी? तो लुटेरों को दी थी, उसके हाथ में क्या रहता है? कंपास रहता है ना, वही कंपास और पाल लेकर के चलता है। लेकिन चूंकि अरबियों को ये बहुत तंग किया था, पुर्तगालियों को तंग किया था, स्पेनिश को तंग किया था, तो इसको कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि इसको अब रोकना है, क्योंकि सबको पता है कि इसको व्यापार नहीं करने देना भारत तक। जो आप लोग बोल रहे थे कि सर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना और 1602 में डच बना, फिर ये 1605 में आ गया और इसको 1608 क्यों लगा? तो जोर है ना ये, तो इसको खदेड़ रहे हैं सब, तो किसी तरह से जान बचा करके भागेगा ये। और फिर जो सो उन सबको धूर्त बना करके भारत पहुंचे। सामान्य आदमी नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। पुलिस से ज्यादा खतरनाक होता है चोर, कहीं भी बंद उसके पास ज्यादा बुद्धि है। 3 बार फांसी से भागा, 3 बार फांसी से भागा था, 3 बार फांसी लगता है। नहीं, ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि जिसको यूरोप में मृत्यु दंड की सजा होती थी ना, जिसको जज ने सुना दिया कि उसको मृत्यु दंड मिलेगा, तो मृत्यु दंड की सजा मिलने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन होता था कि या तो तुमको मार दे, और अगर नहीं मरना है तो तुमको अमेरिका लाके छोड़ दे। ठीक है, तो अमेरिकन जो हैं सब के सब चोर हैं, खून वही है उन लोगों का। 2 लोगों का दुश्मन होते थे वो लोग, पोप का और राजा का, क्योंकि वो धर्म का भी बात नहीं मानते थे और राजा का बात नहीं मानते थे। तो जब स्पेन कब्जा कर लिया अमेरिका को और स्पेन से छीन लेगा जब ब्रिटेन, तो आखिर अमेरिका को चलाएगा कौन? क्योंकि अब ब्रिटेन में ही इतना संपत्ति की खा नहीं पाते हैं, ब्रिटेन में ही जरूरतें सब पूरी हो जाती है। तो अमेरिका को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? तो एक्सप्लॉइट करने के लिए यूरोपियों ने यह ठाना कि हमारा जितना बदमाश है सब वहां भेज दो, एक तो बदमाशी नहीं होगा हमारे यहाँ, और उन बदमाशों से टैक्स लेंगे। तो तुमको जान छोड़ दिए, हकीकत ये है। और उन्हीं में से एक है ये भी, इसको भी फांसी सजा सुनाई गई थी, ठीक ना? तो फांसी की सजा सुनाई गई थी, तुमको जीवन दान दे देते हैं, बशर्ते तुम स्पेन और पुर्तगाल को लूटो, और लूट करके हमको दो, वहां मर गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ट्रेंड है यहाँ पर भी देखिए, ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा होता था। जिसको राजा फांसी की सजा सुना देता था उसे गुलाम बना दिया, वो गुलामों की संगति में। अकबर तो इसी को खत्म किया था ना, दास प्रथा। तो यहां पर देखेंगे क्या कि हॉकिंस जो है जॉर्ज का और कंपनी का दूत बन करके निकला ब्रिटेन से, और इसके हाथ में जो है वो अकबर के नाम का खत है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हॉकिंस ने जॉर्ज का किसके नाम का खत जहांगीर को दिया था,
तो अकबर के नाम का खत था। मुगल बादशाह अकबर के नाम खत सौंपा था। अकबर के नाम क्या लिखिए। जी सही बोलिए। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को जॉर्ज प्रथम का खत सौंपा जो अकबर के नाम का था। समझ में आ गया? देखिए क्या क्या यहां पे कंफ्यूजन होगा। पहला कंफ्यूजन होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें बना उसमें मुगल बादशाह कौन है। क्वेश्चन पूछेगा जॉर्ज फर्स्ट ने किसको दूत बना करके अकबर के दरबार भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। किसका दूत था? जॉर्ज का। किसके दरबार में भेजा? अकबर के दरबार में। लेकिन ये किसके दरबार में पहुंचा? तो ये पहुंचा, ध्यान रखेंगे, इसको पहुंचने में जब लेट हो गया तो यह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर के दरबार पहुंचा। ये जो है ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचता है। कब? तो 1608 ईस्वी। कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार पहुंचा। ये क्या था? ये डॉक्टर भी है, ये फारसी भाषा का जानकार भी है। ठीक है, हॉकिंस जो है डॉक्टर भी है और दूसरा ये फारसी भाषा का भी जानकार है। 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार पहुंचता है तो जहांगीर के दरबार पहुंचने के बाद इसने जहांगीर को सिजदा और पैबोस किया। सिजदा और पैबोस का मतलब समझते हैं ना? बताए थे बलबन के काल में। तो इसने जहांगीर के पास घुटनों के दम पर झुक करके उसके हाथ को चूम करके इसको क्या किया? अकबर का खत दिया और संबोधित किया, एड्रेस किया। किस लैंग्वेज में? फारसी लैंग्वेज। और जब फारसी भाषा में इसने जहांगीर से बात की तो जहांगीर बहुत खुश हुआ। और जब जहांगीर खुश हुआ तो किसने? जहांगीर ने हॉकिंस को अंग्रेजी खान की उपाधि दी। ठीक है, हॉकिंस को जहांगीर ने, इसको हटा दे इस पेज को। जहांगीर ने हॉकिंस को अंग्रेजी खान की उपाधि दी। इसने हॉकिंस को जो है वो क्या उपाधि दिया? तो अंग्रेजी खान का उपाधि दिया। साथ ही साथ 400 मनसब का पद भी दिया। 400 मनसब का पद भी दिया, पोस्ट दिया। परंतु जहांगीर से इसने क्या मांग किया था? मोनोपोली का, कि हमें भारत में व्यापार करने का मोनोपोली दिया जाए। जहांगीर ने मोनोपोली देने से इनकार कर दिया।
क्योंकि हम एक कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि जितना कंपनी होगा सबके साथ व्यापार होगा, और जब सबके साथ व्यापार होगा तो उतना हमको टैक्स मिलेगा, उतना कस्टम ड्यूटी आएगा। तो जहांगीर से हॉकिंस ने मोनोपोली लेने से इनकार कर दिया, और जब मोनोपोली लेने से इनकार कर दिया तब ऐसे में क्या हुआ, दूसरा दूत आएगा, है ना। हॉकिंस के बाद जॉर्ज का दूत बनकर थॉमस रो भारत आया। जहांगीर का दूत बनकर के थॉमस रो जो है वो भारत आया। ये कब भारत आया? तो ये भारत आता है 1615। कब आया? 1615। इससे पहले ही, इससे पूर्व अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इससे पहले 1611 में एक फैक्ट्री की स्थापना कहां किया? तो मसूलीपट्टनम में। ये अंग्रेजों का अस्थायी परमानेंट फैक्ट्री नहीं था। यहां से उन्होंने व्यापार का शुरुआत किया, लेकिन अंग्रेजों का जो पहला अस्थायी फैक्ट्री है, अंग्रेजों का पहला अस्थायी फैक्ट्री कहां खुला? तो ये 1613 में खुला। और कहां? तो सूरत में खुला। 1613 में अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ। जब यह फैक्ट्री सूरत में स्थापित होता है, तो इससे पहले ही सूरत में फैक्ट्री थी किसकी? डचों की। सूरत से अपना व्यापारिक विस्तार करते करते ये सूरत, मछलीपट्टनम, पुलिकट, कोच्चि, तूतीकोरिन, कालीकट, इन सब जगहों पर उन्होंने अपना फैक्ट्री का क्या किया? विस्तार किया। अंग्रेजों ने पश्चिमी भारत से लेकर के अपना फैक्ट्री का विस्तार करता हुआ कहां तक पहुंच गया? तो पश्चिमी भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक उन्होंने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के द्वारा कुछ फैक्ट लिख लीजिए। कुछ फैक्ट लिखिए। 1635 ईस्वी में 1635 ईस्वी में पूर्वी भारत में पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ। पहला फैक्ट्री उड़ीसा में स्थापित हुआ। कहां पे? तो पुलिकट। पहला फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित हुआ। हो गया? पुलिकट में स्थापित हुआ, उड़ीसा। अब यहां पर देखिए,
जब अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया, तो इससे पहले 2 कंपनी था, इसके बाद 1 कंपनी आया, 2 कंपनी और आया। जब इन कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों को भी फायदा हो रहा था, उन कंपनियों को भी फायदा हो रहा था। लेकिन है तो ये लोग चोर, इनके मन में हमेशा ख्याल आएगा कि फाइनली फायदा तो हम लोगों के बीच में किसी को नहीं हो रहा है, फायदा सिर्फ हो रहा है भारतीयों को। क्यों? इसलिए क्योंकि यूरोप में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता था जो भारतीयों को बेच सके। व्यापार में तभी ना फायदा होगा जब 2 पक्ष से व्यापार होगा। तो यूरोप में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता था जो भारतीयों को बेचा जा सके और भारतीय उससे खरीद सके, ताकि ट्रेड बैलेंस जो है उन कंपनियों के पक्ष में भी थोड़ा हो सके। ऐसे में यूरोप के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, फिलोसोफर थे, इन्होंने इन कंपनियों को गाली देना शुरू किया कि जीव के टेस्ट के लिए, तो लग्जरियस के लिए भारत का गुलाम बन जाओ, अपने घर के सोने भारतीयों को दे दो, अपनी संपत्ति बेच दो, नंगे हो जाओ, ऐसे ऐसे शब्द को लेकर के उन्होंने संबोधित किया। और जब संबोधित किया तब इस अंग्रेजों को समझ में आया कि कुछ तो ऐसा करना होगा कि भारत के पक्ष के बीच में जो व्यापार है वो व्यापार का हिस्सा हम लोगों के पास मिल सके, ऐसा प्रोडक्ट जो हम भारतीयों को बेच सके, या फिर हमारे घर से जो सोने, हमारे घर के जो सोने हैं, उस सोने से जो भारतीय प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ब्रेक कर जाए, वो रुक जाए, सोना का प्रवाह जो है, प्रीशियस मेटल्स का जो प्रवाह है वो रुक जाए, और यहीं से वो दिमाग लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम आपको बता चुके हैं कि अगर बेचने वाला एक है और खरीदने वाला ढेर सारा है तो प्रॉफिट किसको? बेचने वाला को। तो सबसे पहले इसको मार के हटाएंगे एक एक करके। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं, है ना, बेदरा का युद्ध, पुलिकट का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, उसको खरीद लिए। तो जितने यूरोपियंस कंपनी थे एक एक करके उन लोगों के लिमिटेशन को तय कर दिया, और जब उन लोगों के लिमिटेशन को तय कर दिया तो ऐसे में अब भारत के व्यापार में बेचने वाला बहुत सारा है और खरीदने वाला एक है। अब इसके पक्ष में हो गया, अब अंग्रेजों के पक्ष में व्यापार हो गया, लेकिन अभी भी व्यापार अंग्रेजों के पक्ष में नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अंग्रेजों के पक्ष में व्यापार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में वो कुछ बेच नहीं सकते, अभी भी दिक्कत है। लेकिन भारतीयों को उस रेशियो में फायदा नहीं हो रहा जिस रेशियो में पहले हो रहा था, जिस अनुपात में पहले हो रहा था उस अनुपात में अब नहीं हो रहा है। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए कई प्रकार का कदम उठाया जाएगा। सबसे पहले भारतीय व्यापारियों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, भारतीय व्यापारियों का शोषण किया जाएगा। जिनके वस्तुओं को उचित दाम नहीं मिलेगा, जो पहले दाम देते थे वो दाम नहीं देंगे, इनके वस्तुओं को छीन लेंगे, अपनी मर्जी के दाम पर खरीदेंगे। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो ये व्यापारी भाग करके कहां चले जाएंगे? ये व्यापारी के पास ऑप्शन क्या बच गया? भारतीय शासक। ये हाथ जोड़ करके पहुंच जाएंगे भारतीय राजा के पास, हमें बचाइए, है ना। आज जब भारतीय राजा, भारतीय शासकों को इन ब्रिटिश के बारे में पता चलेगा कि अपने आप में वो ताकतवर है, और वो कह के भी कहते हैं कि अंग्रेजों का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता, ये स्लोगन है ना।
अंग्रेजों का जो सूरज है वो कभी भी अस्त नहीं होता। ये बहुत स्लोगन अभी चला था जब ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री चुने गए थे। अरे भारत को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बहुत बदमाश आदमी हो। और खास करके आप लोग को पॉलिटी पढ़ाए थे ना, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, तो दिमाग में वही पड़ा होगा उसका, कंजर्वेटिव पार्टी। भारत को फायदा नहीं वाला, भारत को घाटा होने वाला है। खाली कहता है भारतीय है, लेकिन वो काम करेगा ब्रिटेन के लिए। वो ब्रिटेन का पीएम है ना, और ऊपर से मेंटलिटी उसकी कंजर्वेटिव पार्टी वाली है। भारत को कभी कंजर्वेटिव पार्टी बढ़ता नहीं देखेगा। इससे बेटर था वो, क्या नाम था, जॉनसन। जॉनसन तो बहुत सारा रिबेट दिया था, ये तो नहीं देगा, इसका इकोनॉमिक पॉलिसी ही वही है। वित्त मंत्री था, उसमें बहुत सारा भारत को दिक्कत कर दिया था। तो आशा मत रखिएगा ऋषि सुनक से कि भारत के पक्ष में जो है तो कुछ हीरा उरा दे दे, हीरा नहीं देगा ये। कोहिनूर हीरा लोग अब डिमांड कर रहे कि कोहिनूर आप लौटा दो, अब संभव नहीं है। तो यहां पर जो है ये भारतीय शासकों के पास जाएंगे, और जब भारतीय शासकों के पास जाएंगे तो भारतीय शासक भारतीय व्यापारियों को ये आश्वासित करेंगे कि हम तो उससे लड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट हथियार है, गन है, बारूद है, हमारे पास तो है नहीं, हम तो ट्रेडिशनल हथियार से लड़ेंगे। तो बेहतर है कि जो प्रोडक्ट तुम अंग्रेजों को बेचते हो वही प्रोडक्ट हमको बेचो, हम उससे लड़ेंगे नहीं। तो अब जब भारतीय व्यापारी भारतीय शासकों को प्रोडक्ट बेचने लगे तो अब अंग्रेजों का दुश्मन कौन बन गया, कंपटीटर कौन बन गया, भारतीय राजा। और उनके व्यापार में इन राजाओं के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, तो एक एक करके इन राजाओं को पराजित करेंगे। जैसे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये सब जो युद्ध है, ये सब युद्ध का उद्देश्य पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकल है कि कैसे अंग्रेजों के व्यापार को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे। ठीक है, तो इन्होंने कहां से वो व्यापारिक नीति शुरू किया उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज यहीं तक। क्या बोला?